योगफल समान करना, योगफल सेम रखना नहीं है। तो पहली कंडीशन आप पढ़ चुके थे कि जब आपस में ही लेन देन करे तो योगफल में कोई परिवर्तन, यही ना, आपस में ही लेन देन करे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद है। चलिए दूसरा, याद है ना, जब आपस में ही लेन देन करे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा लिखिएगा, एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटने से, एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटने से योगफल में, एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि 500 टॉफी बांटनी है। कितने टॉफी? इनको एक, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, 5, 6 करते हुए बांटना है। आपने क्या किया, लास्ट से कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो जिन्हें 15 मिलना चाहिए उन्हें 1 मिला, जिन्हें 1 मिलना चाहिए उन्हें, लेकिन टोटल तो हाँ या ना। मैंने कहा जितनी भी टॉफियां बांटनी थी, मैंने कहा इधर से 1, 2, 3, 4, 5 करके बांटना, आपने लास्ट से कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। यानी जिन्हें लास्ट में 30 टॉफी मिलना था उन्हें 1 मिला, जिन्हें 1 मिलना था, लेकिन टोटल टॉफी तो सेम रह जाएंगे। तो एक ही राशि को दो अलग अलग तरीके से बांटा जाए तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रह जाएंगे। जैसे लिखा जाए, एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच, ए, बी तथा सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एक धनराशि को ए, बी, सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार बी को 150 रुपये का लाभ हुआ, बी को 150 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि वह धनराशि क्या थी। सीखिएगा, आप लोग सबसे पहला काम करेंगे कि जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में है तो हर के एलसीएम से गुना कर लें। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 4, 3। सही बंटवारा यही था, लेकिन आपने गलती से बांट दिया इसे किस रूप में, 2, 3। तो आप ही ने बताया कि बंटवारा का रेशियो अलग होने से टोटल में कोई हेरफेर। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक पिता के 3 पुत्र थे, एक पिता के 3 पुत्र हैं। किसी संपत्ति को तीनों पुत्रों में बांटना था, किसी संपत्ति को तीनों पुत्रों में बांटना था। अब तीनों पुत्रों के बीच बंटवारा होने लगी तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे पुत्र ने कहा कि भाई किसी रूप में बांटिए, हमें कोई दिक्कत, लेकिन मेरा तर्क है कि पापा का 25 बीघा जमीन है जो टोटल जोड़ करके 25 आना,
अगर 25 से थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होता है इसका मतलब पंच लोग बेईमान है। क्या गलत बोला? सही था। इसका मतलब है बंटवारा का तरीका कुछ भी हो लेकिन योगफल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो योगफल सेम करने के लिए नीचे जल्दी से देखिए योगफल कितना है। तो ऊपर में 9 से गुना, ऊपर योगफल कितना है? तो नीचे में 13 से गुना। क्या योगफल आपका सेम हो गया? आपके प्रश्न के अनुसार बी को 150 रुपए का लाभ हुआ है। यहां देखिए 36 से 39 हो गया, कितने का लाभ? तो लाभ का तुलना लाभ। टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आप जल्दी से केयर कीजिएगा। टोटल ऊपर जोड़िए या नीचे जोड़िए, बात तो देखिएगा 6 4 10 3 13 गुना 9 यानी 117। टोटल अमाउंट जोड़ के देखिएगा कहीं भी आ जाएगा, ऊपर जोड़िए या तो सही वाले बंटवारा जोड़िएगा या तो गलत वाले। टोटल तो जोड़ करके 100। तो 3 बचे, हल हो पाएंगे? 0 7 बजे 35 के 5 बाकी 3 55 और 3 58, 5800। क्या बन पाएंगे? चलिएगा आपके लिए 3570 रुपये को 3570 रुपये को ए बी तथा सी के बीच, ए बी तथा सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताएं कि पहला किसे लाभ हुआ? पहला किसे लाभ हुआ? दूसरा किसे सबसे अधिक लाभ हुआ? किसे सबसे अधिक लाभ हुआ? तीसरा किसे सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का? किसे सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का? हमें क्वेश्चन लगता है सेम है। सही बंटवारा का रेशियो जल्दी से बता दीजिए। 6 4 3। गलत बंटवारा का रेशियो 2 3 4। अब आप लोगों ने कहा बंटवारा का तरीका कुछ भी हो लेकिन जोगफल तो दोनों जगह। तो सेम करने के लिए नीचे जोगफल जल्दी बोलिए। नीचे में 9 से गुना, ऊपर में योगफल सेम हो जाएगा। तो जब कभी भी योगफल सेम करना तो नीचे के योगफल को ऊपर से, ऊपर के योगफल को। अब देखिए तीनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते। पहला पूछा गया किसे लाभ हुआ, तो ध्यान दीजिएगा बी को 36 मिल रहा था जो 39 मिलने लगा, लाभ हुआ। इसको देखिएगा 27 मिल रहा था जो 52 मिलने लगा, लाभ हुआ। तो किसे लाभ हुआ? तो लिखिएगा बी तथा सी को। अगर पूछा जाए किसे सबसे अधिक लाभ हुआ तो 36 से 39 3 का लाभ बी को, 27 से 52 यानी सी को कितना लाभ? 25 ना। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? बी को किसी को? तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा पूछा जाए कितना लाभ हुआ है, सबसे अधिक लाभ किसे मिला और कितने रुपये का? तो टोटल अमाउंट आपका दिया हुआ था 3570 लिखा दिए हैं, नहीं 10 कर दीजिए, कटेगा ही। 3500 सुधार लीजिए, गलती मुझसे हो गई। अब यहां टोटल जल्दी बोलिए। 100, तो टोटल का तुलना, टोटल 117 समझ में आ रहा है।
या तो इस सही वाले रेशियो जोड़ के देखिए या गलत वाले, टोटल जोड़िएगा तो 100। अब हो सकता है जोड़ने में आपको दिक्कत हो गई, तो मैंने कहा सब में तो 9 9 है ही है, सीधे जोड़िए 6 4 10 3 13 गुने 9 117। सही है। सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ? सी को। कितने रुपए का? तो देखिएगा 27 से 52 मिल गया, कितने का? अब इससे लगता है, ध्यान दीजिएगा, कितना बार में? 3 बार में। तो 25 और आंसर कितना? 750। क्या बनाने आ जाएगा? तो एक ही राशि को दो अलग अलग अनुपात में बांटे तो योगफल में कोई परिवर्तन याद रह जाएंगे? याद रहेगा? इसी पे क्वेश्चन और लिखा जाए। ए बी तथा सी के बीच 19,800 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी तथा सी के बीच 19,800 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 गुना, 3/7 गुना तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 4/11 गुना है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 4/11 गुना है। तो बताएं कि ए बी तथा सी के भागों का अनुपात क्या है? ए बी तथा सी के भागों का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोई राशि ए बी सी में ही बांटना है, तब पहली रेशियो दिया हुआ ए अकेले बी और सी एक साथ, दूसरी रेशियो दिया है बी अकेले ए और। तो मैंने आप लोगों को कहा कि एक पिता के 3 पुत्र थे, पहली बार बंटवारा करते समय ए को अलग कर दिया गया, बी और सी को एक साथ रखा गया। तो मैंने कहा टोटल संपत्ति 20 बीघा था। अगली बार बी को अलग कर दिया गया, ए और सी को एक साथ रखा गया, तब भी तो टोटल, हाँ या ना? तो जब एक ही राशि को ए बी सी के बीच बांटना है तो जितना जोगफल पहले था उतना ही जोगफल, या आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि ऊपर वाली रेशियो में भी ए बी सी है, नीचे वाली रेशियो में भी, इसलिए जितना जोगफल ऊपर होना चाहिए उतना ही जोगफल। आप पहली रेशियो में भी देखिए ए बी सी ही है और दूसरी रेशियो में ए बी सी है, इसलिए जितना जोगफल ऊपर होना चाहिए उतना ही जोगफल, हाँ या ना? सही है। तो मैंने कहा ऊपर जोगफल ध्यान दीजिए 7/3 और नीचे कितना? अब जल्दीबाजी में है तो ऊपर में 15 से, नीचे में 10 से, लेकिन इतना जल्दीबाजी भी नहीं आपके पास होनी चाहिए, केयर कीजिए। ऊपर जोगफल कितना है, नीचे, तो अब जल्दी से सोचिए 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 10 को कैसे गुना, अब 15 को 30 लाने के लिए कैसे गुना? क्या योगफल सेम हो गया? नहीं समझ में आया? ऊपर योगफल कितना था और नीचे, तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 10 को कैसे गुना? 3 से। 30 लाने के लिए 15 को कितना से गुना? 2 से। क्या योगफल सेम हो गया? अब योगफल सेम हो गया तो देखिए 9 किसका भाग आया, तो ए के नीचे 9 लिख दूंगा। ये 8 किसका आया, तब बी के नीचे 8 लिख लूंगा। अब बाकी जो बच गया किसका? 80 का। तो टोटल आपने 30 माना था, ये 9 किनका आया था? ए का। 8 किनका आया? और टोटल 30 माने थे तो 9 8 17 घटा देंगे तो सी का कितना? अगर टोटल आपको नहीं भी याद रहा, टोटल आपके पास अगर नहीं भी याद रहा तो केयर कीजिएगा कि किसको मिला है, तब बी और सी में बी का 8 घटा देंगे तो सी का 13 नहीं निकल जाएगा।
वो भी भूल गए तो देखिए 22 किनका मिला हुआ, तो ए और सी में ए का हटा देंगे तो सी का अपने आप निकल जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8:13। क्या बन पाएंगे? तो आपके पास बस एक ही तर्क है, योगफल सेम करना। क्यों सेम करेंगे? क्योंकि ऊपर भी ए बी सी है, नीचे भी, तो जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल क्या बन पाएंगे? तो एक आप लोग बनाइएगा। एक धनराशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, क्यू तथा आर में का लगा है यानी क्यू आर 5 तो पी का 2 है लिखा। पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 यानी 2:5। क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का 1/2 ऐसा है लिखा हुआ। अब आप लोग आसानी से पी क्यू आर का रेशियो पहले हमें बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर भी पी क्यू आर है, नीचे भी, इसलिए जितना योगफल ऊपर उतना ही योगफल। तो नीचे योगफल जल्दी बताइए। तो ऊपर में मैं 3 से गुना कर लेता हूं। ऊपर योगफल कितना? तो नीचे में हम लोग 7 से गुना कर लेते हैं। क्या एग्री हैं? तो आप जल्द से जल्द मुझे पी का मान बताइए 6, क्यू का मान बताइए और शेष आर का मान बता सकते हैं। 15 किनका था? तब पी क्यू प्लस आर में क्यू का 7 घटा देंगे तो आर का कितना? यहां तक एग्री हैं। अब आपके प्रश्न में देखिएगा निश्चित राशि 1400 रुपया क्या दिया है? तो 1400 रुपया दिया है। आर और पी में अंतर, आर और पी में, यहां आर और पी में अंतर देखिए, तो अंतर का तुलना। पूछ रहा है कुल धनराशि क्या है? तो 8 7 15 6 क्या हल कर पाएंगे? 21 7 15 यानी 14,000 बन पाएगा। तो आपकी तर्क एक ही रह गई कि दोनों जगह पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इसलिए जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल, तो योगफल सेम करने आ जाएगा, बन जाएंगे। तो अगली क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक और पूछना चाह रहा हूं, पूछ लो। ये सिर्फ आपके लिए, आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। लिखा है ना? लिखिएगा। ए बी तथा सी के जायदाद में 1.1/2 अनुपात 2.1/2 अनुपात 4 का अनुपात है। ए बी तथा सी के जायदाद में, संपत्ति में 1.1/2 2.1/2 अनुपात 4 का अनुपात है। सी ने अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया। सी ने अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया तथा ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेच दिया। फिर से, सी ने अपने जायदाद का 1/3 भाग ए को बेच दिया तथा ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेच दिया। यदि ए बी तथा सी तीनों के पास, यदि ए बी तथा सी तीनों के पास बराबर बराबर जायदाद रह जाए, बराबर बराबर जायदाद रह जाए, तो बताएं कि प्रारंभ में ए के पास कितने हेक्टेयर जायदाद थी? ए के पास कितने हेक्टेयर जायदाद थी?
चलिए सीखिए जिनसे नहीं बनाओ। पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपका रेशियो भिन्न में है तो हर के एलसीएम से गुना कर लेंगे। एलसीएम 2 से गुना करिएगा तो यहां हो जाएगा 3, 5, 8। सही है। प्रारंभ में यही संपत्ति थी। अब सी ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, आपस में ही ना लेन देन किया है। तो आपस में लेन देन किया है तो कह रहा प्रत्येक की संपत्ति आपस में। तो आप ही ने कल सिखाया था कि जब आपस में ही पैसे का लेन देन करे तो योगफल में कोई परिवर्तन। क्या एग्री है? आप लोगों ने कहा कि सी ने 1/3 ए को बेचा, ए ने 96 हेक्टेयर बी को बेचा, तो सी ने दिया ए को, ए ने दिया बी को, मतलब लेन देन क्या हुआ? ना तो बाहर संपत्ति गई ना तो बाहर से आई, इसलिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो योगफल सेम करने के लिए जल्दी बोलिए, ऊपर योगफल कितना है? तो नीचे में 16 से और ऊपर में 3 से। क्या यहां तक एग्री है? अब सीखिए, आपका निश्चित राशि 96 हेक्टेयर जो दिया है इसके बारे में। ए ने बी को 96 हेक्टेयर संपत्ति बेची है। कितना? क्वेश्चन देख लीजिए, ए ने बी को कितना दिया है? तब बी को 96 हेक्टेयर दिया तो बी में 96 की वृद्धि होगी, जबकि यहां वृद्धि कितने का है? जल्दी बोलिए। तब वृद्धि का तुलना वृद्धि से। मैंने कहा बी को सिर्फ 96 हेक्टेयर संपत्ति मिली है, किसके द्वारा? ए के द्वारा, तो बी में वृद्धि होगी। बोलिएगा ए में कमी होगी। मैंने कहा ये कैसे बोल सकते हैं, ए को सी भी तो दिया है, तो सी में कमी होगी, लेकिन ए में क्या होगा मुझे पता, क्योंकि ए को मिला भी और ए ने किसी को, तो कितना लिया कितना दिया उससे मतलब नहीं, लेकिन सी ने सिर्फ लिया है। कितना हेक्टेयर? बी ने सिर्फ संपत्ति ली है, कितना हेक्टेयर? और यहां बी को कितना फायदा? तो 96 का तुलना। ए के पास आरंभ में कितने थे तो कैसे गुना? क्या हल हो जाएंगे? अब आपके मन में एक सवाल आता है, आंसर हो गया। अब सवाल आपके मन में आता है कि ए से क्यों नहीं चले? ए से इसलिए नहीं चले क्योंकि ए को सी संपत्ति दिया था। कितना दिया था? 1/, तो सी के पास संपत्ति देखिएगा कितना दिखाई दे रहा था? 24। 24 का 1/3 8 दे देगा तो देखिए 16 बच रहा है। आ रहा है सही? अब 8 दे देगा तो ध्यान दीजिए 8 देगा, जबकि इन्होंने 1/, कितना 8 लेगा तो 9 8 17 होना चाहिए ना, और 17 में 1 किसको दे दिया है? इसलिए इसके पास भी कितना हो गया? आया समझ में? तो आपको प्रश्न में इतना नहीं जानना, आपको सिर्फ जानना है 96 हेक्टेयर बी को मिला है। आया ना? बी को कितना मिला है? और यहां देखिए बी को कितना मिला है? तो 96 का तुलना। अब ए का निकालना है तो ए से, बी का निकालना है बी से, सी का निकालना है सी से। हल कर लेंगे। तो 9 छक 54 के 4 बाकी 5 9 9 81 अपान अर्थात 824। क्या बन पाएंगे? आशा करें बन जाएंगे। एक लास्ट और तो आगे बढ़ेंगे। ये आया समझ में? तो आपस में ही लेन देन करें तो सबसे पहले योगफल को सेम करेंगे, याद रह जाएंगे, और रटना नहीं है, सब याद रह जाएंगे। लिखिएगा एक आप पे। वर्ग दशम में सत्र के प्रारंभ में 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों का अनुपात 14 वर्ष से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों का अनुपात 6:5 था। 6:5 था।
मतलब कक्षा को दो भागों में बांटा गया था, 14 से कम और 14 से अधिक उम्र वाले का रेशियो कितना था? अच्छा अनुपात। सत्र के मध्य में 45 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे, 14 वर्ष से कम उम्र के थे, 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं। सत्र के मध्य में 45 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे, 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच 3:4 का अनुपात हो जाता है। 3:4 के अनुपात में हो जाता है। इनके बीच 3:4 का अनुपात हो जाता है। बताएं कि प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? यदि यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य में ना तो किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है, सत्र के मध्य में ना तो किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और न ही कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर बाहर गए, न ही कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़कर बाहर गए। अब ध्यान दीजिए, इतनी लंबी क्वेश्चन देख के विद्यार्थी लोग डर जाते। इसमें कोई लंबी नियम है ही नहीं, सिंपल सा फंडा है कि पहले रेशियो 6:5 था, अब रेशियो हो गया 3। क्या कारण रहा? तो कह रहा 45 विद्यार्थी इधर से उठ करके इधर चले गए। मैंने कहा आपकी कक्षा को दो भागों में बांटा, 14 से कम वाले लेफ्ट साइड रहे, 14 से अधिक वाले राइट साइड। जो 13 वर्ष 11 महीने के थे, 13 वर्ष 9 महीने के थे, 6 महीने के बाद बोलने लगे सर मैं भी 14 से अधिक हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उठ के इधर से इधर चले जाएं। तो 45 लड़के इधर से उठे और इधर चले गए। तो मैंने कहा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा, लेकिन टोटल तो। हालांकि आपके प्रश्न में लास्ट में हिंट भी क्या है कि ना तो कोई विद्यार्थी बाहर गया और ना ही कोई विद्यार्थी बाहर से आया है, इसलिए योगफल में कोई परिवर्तन। तो योगफल सेम करने के लिए जल्दी बोलिए, ऊपर में 7 से गुना, नीचे में आपके प्रश्न के अनुसार 45 लड़के इधर से उधर गए। यहां देखिए 42 से 33 या 35 से 44 कितना? तो 45 का तुलना 9 से। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? जल्दी जोड़िए, 77। 9 बचे यानी 300। क्या बनाने आ जाएंगे? आशा रखो 2-4% सही है। चलिए